जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। मैं आदित्य आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत शानदार। तो ये कुछ कलाकारी है, हमारे भाई लोग कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, बहुत शानदार। तो उनकी कलाकारी को कितनी रेटिंग दी जानी चाहिए, बताओ। हैं? बहुत शानदार बनाया भाई, ज़बरदस्त है। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे है ना, धमका रहा है कि मेरे भाई क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो इसीलिए जो है वो चुपचाप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने लग जाओ सारे के सारे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ गए ना। तो इसलिए क्या करना है, आज से मन लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है भाई। चलो, बहुत शानदार। किसका ब्रेकअप हो गया? अच्छा, इसका ब्रेकअप हो गया है। चलो, सुधरेगा नहीं तुम लोग हैं, खाली ब्रेकअप ऑफ पैचअप है। चलो भाई। तो सारे के सारे लाइव हो भाई, बहुत शानदार। तो हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका अपना परिवार है, अपना चैनल है, कमी नहीं रहनी चाहिए। दबा के ठोको लाइक, एकदम दबा के। चलो, तो स्वागत है आपका महाभारत बैच में डे नंबर 32। और इस डे नंबर 32 में आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के वो अनसुनी सवाल सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने कल नहीं किया था। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये एचसीएफ एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जिसके काफ़ी सारे वैरायटी हैं, इससे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ सवालों को हमने कल देखा था, कुछ वैरायटीज़ को हम आज देखेंगे। कुछ से हम लोग कल युद्ध लड़े थे, कुछ से द्वंद्व हमारा आज होने वाला है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास आप लोगों के लिए, यकीन मानिए। आज की क्लास में मैंने 2023 मेंस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं। और साथ में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, वो भी सवाल हम लोगों ने ऐड किया है। तो इस वजह से ये सेशन आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। हर जगह पर शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो आप आराम से यूट्यूब चैनल पर जाइए, और रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मेरी महाभारत बैच की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। और दूसरे मेरे भाई, जितने हमारे ये आईपीएल वाईपीएल के चक्कर में जो क्लासेस छोड़ रहे हैं ना, यूँ समझ लो ज़िंदगी की सबसे बड़ी नुकसान कर रहे हो। हर साल आईपीएल आएगा और हर साल आईपीएल जाएगा, लेकिन इस आईपीएल के चक्कर में अपनी क्लास को मिस करना, ये आपके लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। एक तरफ तो आपका वैकेंसी जो है वो डिक्रीज़ होते चला जा रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका नशा आईपीएल के लिए बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत दूसरे दिशा में लेके जाने वाला है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, मैसेज आया, टाइमिंग बदल दीजिए क्लास का। तो भाई देखो, मैं तो एक छोटी सी बात बोलूँगा, चलो मैं टाइमिंग बदल भी दूंगा तब भी तो आपको 1.5 2 घंटा 3 घंटा तो आईपीएल में जाना ही है, और लास्ट में सरदर्दी मिलेगा ही। क्योंकि टीम भी अभी बता रही थी यहाँ पर कि आईपीएल की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्लासेस को बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो भाई एक छोटा सा सजेशन रहेगा, बहुत आईपीएल हमने भी देखे हैं, रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, और आज इस मोड़ पर हैं जहाँ पर एक बड़े भाई के नाते आपको सजेशन दे सकते हैं। और बस इतना कह सकते हैं मेरे भाई, कायदे से पढ़ाई पर ध्यान दे दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, ये जो बेरोजगारी की मार जब पड़ेगी ना, और ऐसी मार पड़ेगी तो सारा आईपीएल निकल जाएगा भाई। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो करियर पर फोकस करो। और औकात इतनी बना लेंगे हम लोग कि यहाँ पर स्टेडियम पर जाके फ्रंट रो पर बैठकर वहाँ से मैच देखेंगे, ना कि 100 रुपये की हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन दोस्तों से उधारी लेके। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो एच सी एफ एल सी एम की पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 2 में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो पहली क्लास में पार्ट नंबर 1 हमने देखा था। अब दूसरी क्लास में हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसमें कुछ सवाल हमारे ऐसे होंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एलसीएम एंड एचसीएफ प्ले अ वाइटल रोल वाइल वी टॉक अबाउट फाइंडिंग रिमाइंडर। ये सब बातें हटाओ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, आज जो हम लोग टाइप करने वाले हैं वो कुछ हम ये टाइप करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर टॉलिंग द बेल। टॉलिंग द बेल हो गया, या लाइट्स हो गए। जैसे ऐसे रहता है कि एक शहर में 5 मंदिर हैं, और पहले मंदिर का घंटा 10 मिनट पे बजता है, दूसरे का घंटा 20 मिनट पर बजता है, तीसरे का घंटा 30 मिनट पर बजता है, चौथे का घंटा 40 मिनट पर बजता है। तो बताओ एक साथ वह कितने मिनट के बाद बजेंगे। यानी ये हो गया टॉलिंग द बेल। इसी में एक और टाइप मेरे भाई आता है कि एक चौराहे पर 4 रेड लाइट हैं। पहला वाला रेड लाइट जो है वो हर 10 सेकंड में ब्लिंक करता है, दूसरा वाला हर 12 सेकंड में, तीसरा वाला हर 15 सेकंड में, चौथा वाला 20 सेकंड में। बताओ चारों के चारों एक साथ लाल कब होंगे, कितने देर में होंगे। तो यानी वो भी हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। फिर यहाँ पर सर्कुलर मोशन आता है। सर्कुलर मोशन में सवाल ऐसा पूछा जाता है कि जैसे मानो एक यहाँ पर एक सर्कल है, एक व्यक्ति इसको 20 सेकंड में पार कर लेता है, एक 30 सेकंड में कर लेता है, और एक 40 सेकंड में कर लेता है। बताओ कितने देर के बाद यहाँ पर तीनों के तीनों एक ही साथ इस पॉइंट पर मिलेंगे।
जहाँ पर उन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये हमारा हो जाता है सर्कुलर मोशन। कुछ टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन हो जाते हैं और कुछ मिसलेनियस हो जाते हैं। तो ये सभी सवालों को हम जो है एचसीएफ एलसीएम में बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और सारी बातों को हम मेरे भाई जानने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपको सीजीएल के प्री के लेवल के क्वेश्चंस के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। तब तक वीडियो को जो है यहाँ पर, ठीक है, शेयर कर दीजिए हर जगह पे। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा है। 6 घंटियाँ जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ अगर बजना शुरू हो जाएं तो कितने सेकंड के बाद वो फिर से बजेंगी। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि 6 बेल बिगन टू टॉल टुगेदर एंड टॉल रेस्पेक्टिवली एट इंटरवल ऑफ इतना इतना, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे टॉल अगेन, यानी कितने देर के बाद वो वापस बजेंगी। तो यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल है कि कितने देर के बाद वो वापस बजेंगे, तो ऐसे सवालों में क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर क्या लेना होगा, तो एलसीएम लेना होगा यहाँ पर। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, किन किन का एलसीएम लेना है, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया मेरे भाई, और कितना हो गया, 12 हो गया। अब इनका एलसीएम अगर आप देखोगे ना, तो इनका एलसीएम मेरे भाई, एक तो हमारा एलसीएम लेने का हो गया कि यहाँ पर जैसे मैंने ऐसे एलसीएम ले लिया, ठीक है, 3 का, 6 का और 12 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 12। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 और 8 का एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, और कितना बच गया, 7। अब 12 का, 8 का और 7 का एलसीएम लेना है, तो 12, 8 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 और 7 का एलसीएम, तो 24 और 7 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 168 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कितना है, तो 168 है। एक तो ये तरीका हो गया हमारा। यानी क्यों हम ऐसा करते हैं, एलसीएम हम क्यों एक साथ लेते हैं, तो वही वाली बात है, जैसे मानो एक बत्ती हर 2-2 सेकंड पर ब्लिंक कर रही है, तो पहले 2 सेकंड पे, फिर चौथे सेकंड पे, फिर छठे सेकंड पे, फिर 8वां सेकंड पे, फिर 10वें सेकंड पे। एक बत्ती मान लो 4-4 सेकंड पर ब्लिंक कर रही है, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, इस तरीके से करके। तो अगर हम जैसे मान लो बात करते हैं एक साथ कितने देर में ब्लिंक करेगी, तो एक साथ की बात अगर हम बात करें, तो एक साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 और 4 दोनों कैल्शियम, 2 और 4 कैल्शियम कितना होता है, 4 होता है। इसी वजह से वो हर 4-4 सेकंड पर क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। तो जब मेरे भाई कोई बत्ती यहाँ पर हो गया जैसे, या घंटी हो गया, अलग अलग समय के अंतराल पर टॉल करना शुरू कर रहे हैं, तो मेरे भाई अगर एक साथ की बात आ जाए, तो एक साथ की बात के लिए हम उन्हें क्या करेंगे, तो एक साथ की बात के लिए मेरे भाई हम उनका सीधा सीधा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 168। ये मैंने अपने तरीके से निकाला है। दूसरा तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का आप क्या कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका, अगर आपको ये सवाल काफ़ी कम समय के अंदर सॉल्व करना है, तो बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। बाई ऑप्शन आप क्या जा सकते हैं, तो बाई ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पर जाइए और देखिए कि जैसे मान लीजिए जो भी संख्या आप लेंगे वो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। सबसे पहले तो ये ऑड नंबर है, इसको काट दो, क्योंकि हमारा अगर 4 से कटना है तो इवन नंबर होना मांगता है। दूसरा 7 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर देखेंगे, तो 7 से तो हमारे सारे चले जाएंगे, 7 का हो गया एक तरीके से, 7 दूनी 14, 7 से हमारा ये नहीं जाएगा, ठीक है। 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, मान लीजिए 7 का 2 गुना 14, 36, ये भी हमारा नहीं जाएगा। दिख रहा है ना, 7 का 2 गुना 14 होता है और 36 ये भी नहीं जाएगा। ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बस इतना ही देखना था। तो मैंने क्या कहा कि किसी सवाल को करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया बेसिक से, और दूसरा तरीका मेरे भाई हम बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। तो ऐसे मेरे भाई जब भी सवाल आपके सामने परीक्षा में आ जाए, परेशान नहीं होना है, तरीके से आंसर देना है। चलिए एक और सवाल हम लोग लगाते हैं। क्या कहा गया, इस सवाल को दीजिए, हम आपको 1 मिनट का टाइमर दे रहे हैं और 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाइए मुझे फटाफट जल्दी से, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। बनाइए जल्दी से, मोबाइल देना, ठीक है, सॉल्व करिए भाई।
हो गया मेरे भाई? तो चलो जल्दी से बताओ, 1 मिनट होने को है पूरे और 1 मिनट में मुझे लग रहा है आप लोग आंसर दे देंगे। जैसे यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया, किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। पहला वाला 48 सेकंड पर बदलता है, दूसरा वाला 72 पर बदलता है, तीसरा वाला 108 सेकंड पर बदलता है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदली हैं तो अगली बार फिर वह कितने समय के बाद बदलेंगी? The traffic light at 3 different road crossing changes after 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds if they all changes simultaneously। इतना यानी पहली बार वो अगर इतने बजे बदली थी तो मेरे भाई नेक्स्ट वो कितने बजे बदलेंगी? हमने कहा ठीक है, हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो हमने यहाँ पर लेना है मेरे भाई एलसीएम। किस किस का एलसीएम लेंगे? तो 48 सेकंड पर बदल रही है, फिर उसके बाद 72 पर बदल रही है और फिर उसके बाद कितने पर बदल रही है? तो 108 पर बदल रही है। हमें क्या करना है? तीनों का एलसीएम लेना है। तो अगर हम देख रहे हैं सही से तो 48 हो गया, फिर उसके बाद 72 हो गया और फिर उसके बाद 108 हो गया। सबसे पहले बात आपके मन में यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये तीनों की तीनों संख्या किससे कटेगी? तो 12 से कटेगी। ये 12 से कितनी बार में? 4 बार में। ये 12 से कितनी बार में? 6 बार में। और 12 से कितनी बार में? 9 बार में। यानी 12 सब में कॉमन है, 12 सब में कॉमन है तो 12 को निकाल लो। अब 4, 6 और 9 का एलसीएम, तो पहली बात 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है? तो 4 और 6 का मेरे भाई एलसीएम हो जाता है 12 और 12 और 9 का एलसीएम हमारा कितना हो जाता है? 36। यानी सीधा लिखेंगे 12 इंटू 36 मेरे भाई। इस तरीके से अगर आप फाइंड करेंगे ना तो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम मेरे भाई 1% भी आपको नहीं आने वाला है। बच्चा कह रहा है कि सर ब्राइटनेस ज़्यादा है, ब्राइटनेस ज़्यादा है क्या? कोई बात नहीं, अब देखो थोड़ा ब्राइटनेस अब ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, इनका एलसीएम मैंने कहा कि ये एलसीएम इनका हो जाएगा 12 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 का 2 गुना 72 और यहाँ पर 36 से कम 36 से 42, 432 हो जाएगा हमारा। यानी वो कितने सेकंड पर ब्लिंक करेगा? तो हर 432 सेकंड के बाद मेरे भाई वो ब्लिंक करने वाला है। ठीक है, हर 432 सेकंड के बाद वो ब्लिंक करने वाला है। अब ये 432 सेकंड हमारा मिनट में कितना होगा? तो अगर हम इस 432 सेकंड की बात करें तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो 60 से अगर हम भाग करते हैं तो 6 का 7 गुना यानी 7 मिनट हो जाएगा और 7 मिनट कितना हो जाएगा? 12 सेकंड हो जाएगा। कैसे 7 मिनट 12 सेकंड आया? मेरे भाई देखो 432 से और आपने इसे किससे भाग किया है? 60 से भाग किया है। तो 60 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 420, बचेगा कितना? तो 12। यानी 7 मिनट 12 सेकंड। जितनी बार में विभाजित होगा वो मिनट है और जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो 7 मिनट 12 सेकंड। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहली बार वो कितने बजे ब्लिंक किया था? 8:20 पे। तो 8:20 पर पहली बार अगर ब्लिंक किया था तो दूसरी बार कब करेगा? तो इसमें 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दीजिए तो बोलेंगे सर 8:27 और 12 सेकंड पर ये ब्लिंक करने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है सर, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्ज़ाम में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा समझाते हो। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे एमटीएस में पूछा गया है, क्योंकि देखो ये टॉपिक एक ऐसा है जिससे अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, 6 घंटियाँ सुबह 7:59 एक साथ बजने लगती है। ठीक है, पहली वाली 3 घंटे, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 8:16 बजे तक एक साथ कितनी बार बजेंगे? अक्सर ऐसा सवाल रहता है कि ये कितने सेकंड पे बज रही है, दूसरे इतने सेकंड पे बज रही है, तीसरा इतना, मतलब अलग अलग समय अंतराल पर अलग अलग घंटी यहाँ बज रही है। ठीक है, और आपको एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा, या तो जैसे ऐसे बोल दिया जाएगा 1 घंटे में कितनी बार बजी हो, 2 घंटे में कितनी बार बजी हो, 3 घंटे में कितनी बार बजी हो। ठीक है, इस तरीके से करके हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर कितनी बार बजी। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 6 बेल बज रही है और हर इतने इतने के इंटरवल पर बज रही है। तो जब भी आज के बाद ये बेल वाला क्वेश्चन आ जाए कि इतने 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 के अंतराल पर मेरे भाई ये बजती हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या करना होगा? उस केस में मेरे भाई हमें इनका एलसीएम ले लेना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। और किस किस का एलसीएम लेंगे? तो बोलोगे सर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और कितना है? तो 15 हो गया। अब अगर आप इनका एलसीएम लेने आओगे मेरे भाई तो ये एलसीएम आपको कितना दिख जाएगा? तो 12 15 सीधा 180 ले लो यार, सीधा का सीधा हो जाएगा। बाकी देखोगे अगर आप तो बोलोगे सर देखो कैसे एलसीएम लेते हैं, 3 6 9 हो गया, 12 हो गया और कितना हो गया मेरे भाई? 15 हो गया। अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पर 3 और 6 और 12,
देखो 3 भी 12 को काट रहा है, 6 भी 12 को काट रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 हो गया, 9 हो गया और 15 हो गया। अगर हम कायदे से देखें तो देखो यहाँ पर इनका एलसीएम कैसे लेते हैं। 3 हर जगह पर है, 3 इसे 4 बार में काटेगा, 3 इसे 3 बार में काटेगा, 3 इसे 5 बार में काटेगा। ये हमारा एलसीएम हो गया। 5 चौके 20 3 के 60 इंटू 3 180 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको हमेशा कहता हूँ, यानी इन सब का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 180। 180 क्या हो जाएगा, 180 सेकंड हो जाएगा। 180 सेकंड को अगर हम मिनट में करें तो 60 को इससे विभाजित करेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 3 मिनट। यानी हर 3 मिनट पर जो घंटी है वो आपस में बड़े प्यार से एक साथ बजेंगे। 3 मिनट पर एक साथ बजी, फिर अगले 3 मिनट पर बजी, फिर 3 मिनट पर बजी, फिर 3 मिनट पर बजी, ऐसे करके। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कि 7:59 पे बजी थी और 8:16 तक कितने, मतलब यहाँ पर जो है 8:16 तक कितनी बार बजेगी। और क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 7:59 वाले टोल को काउंट नहीं करना है, उसको गिनती में नहीं लेना है। उसके बाद जो आपका जितनी बार बजा होगा ना उतनी बार लेना है। तो 7:59 से लेकर 8:16 कितने मिनट हो जा रहे हैं टोटल, तो हम बात करेंगे मेरे भाई कुल मिलाकर 17 मिनट हो जा रहे हैं। और ये हर 3 मिनट पे बज रहा है, तो 3 से अगर काटोगे तो लगभग यहाँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी हमारा कितनी बार कहेंगे, तो 5 बार कहेंगे। कितनी बार बजा होगा, तो 5 बार कुल मिला के बजा होगा। जैसे मानो अगर 7:59 पर बजा है, उसमें 3 मिनट जोड़ दो तो 8:02, फिर 3 जोड़ दो 8:05, फिर 3 जोड़ दो 8:08, इस तरीके से करके, फिर 3 जोड़ दो 8:11, फिर 3 जोड़ दो 8:14, इस तरीके से करके हमारा। और अगला 8:17 पे बजेगा, लेकिन इन्होंने जो टाइमिंग दी है वो 8:16 तक की दी है, इसीलिए मेरे भाई सिर्फ आंसर कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, आपके परीक्षा में मेरे भाई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लव यू सर, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है सर क्लियर नहीं दिख रहा है। बच्चे आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लो, हो सकता है आप थोड़ी लो क्वालिटी में देख रहे होगे, इसी वजह से जो है आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी। क्वालिटी बढ़ा लीजिए एक बार। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पे सवाल देखिए क्या कहा है। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 10 से 12 से 15 से 18 से 20 की टुकड़ी में ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। एक और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यकीन मानिए मेरा, ऐसा वाला सवाल भी पेपर में आपके काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, अभी रिसेंट में ये हमारे सीपीओ में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्रूप ऑफ 10, 12, 15, 18 एंड 20 एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, यानी वो सबसे कम सोल्जर्स की संख्या लेनी है यहाँ पर। तो अब ऐसे सवालों का क्या होता है, किस तरीके से ऐसे सवाल बनाते हैं। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि ये पूछा क्या गया है। तो लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्रूप ऑफ इतना, कहने का मतलब मानो एक टुकड़ी है जिसमें हम कितने सोल्जर रख रहे हैं, 10। दूसरी टुकड़ी हमें कितने के सोल्जर चाहिए, 12 के। तीसरी टुकड़ी हमें कितने की चाहिए, 15 के सोल्जर इसमें रखने हैं। चौथी टुकड़ी में 18 के सोल्जर रखने हैं। और इसमें कितने के रखने हैं, तो 20 के सोल्जर्स रखने हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन अप इन अ ट्रूप ऑफ इतना, मतलब ऐसे समझ लो यहाँ पे कि जैसे मानो घर में 5 बेटे हैं। ठीक है, एक 10 का पहाड़ा पढ़ना जानता है, दूसरा 12 का पहाड़ा पढ़ना जानता है, तीसरा 15 का पहाड़ा जानता है, चौथा जो है 18 का मल्टीपल जानता है, पांचवा 20 का चाहता है। और इन सबको है ना एक ही संख्या चाहिए जिसको ये भी डिवाइड कर पाए, 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 ये भी। मतलब अगर ये संख्या मैं दे दूं तो अगर ये 10 के टुकड़ी में सजाना चाहे तो सजा सकता है ताकि कुछ भी ना बचे। ये 12 के टुकड़ी में सजाना चाहे तो बच जाए, कुछ भी ना बचे। ये 15 के टुकड़ी में सजाना चाहे तो पूरा का पूरा सज जाए और कुछ भी ना बचे। 18 के टुकड़ी में सजाना चाहे, मतलब क्या होता है, ये जो ट्रूप वाले क्वेश्चन होते हैं, सोल्जर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी आपका बनता है जो कैट में पूछा जाता है कि एक व्यक्ति इतने 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 की संख्या में पौधे लगाना चाहता है, तो कम से कम उसके पास कितने पौधे होने चाहिए कि उनको इन सभी के फॉर्मेट में वो यहाँ पर सजा सके। तो ऐसे सवालों में हमेशा एक ऐसी संख्या को ढूंढना होता है जो इन सब से मेरे भाई क्या हो जाए, कट जाए। तो वो संख्या मेरे भाई क्या होती है, इनका एलसीएम होता है। समझ गए, सवाल को जानिए, समझिए, कंसेप्ट पर काम करिए। बनाना तो बाएं हाथ का खेल होता है किसी के लिए भी। तो यहाँ पर हमें समझना जरूरी होता है क्यों हम एलसीएम लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, कुछ कोड वर्ड और चीट वर्ड्स भी होते हैं
जो आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। कई बार बच्चा समझ नहीं पाता है सवाल में यहाँ पर कि उसको एलसीएम पता करना है कि उसको एचसीएफ पता करना है। वो सवाल के शब्द बताते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ चीट वर्ड्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि आज के बाद कभी भी अगर आपको एलसीएम पता करना हो, क्या पता करना हो, एलसीएम, तो वो सवाल में हमेशा कुछ ऐसे शब्द मिलेगा, लीस्ट शब्द मिलेगा इंग्लिश में, या फिर आपको मिनिमम मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से करके आपको हमेशा शब्द दिए जाएंगे। और अगर आपको मान लीजिए पता करना है एचसीएफ, तो आपको हमेशा यहाँ कहेगा लीस्ट के जगह पर मैक्सिमम बोलेगा, या लीस्ट के जगह पर जो है वो हाईएस्ट बोलेगा एक तरीके से, ठीक है, या फिर आपको मैक्सिमम बोलेगा, ठीक है, या फिर आपको एक तरीके से ग्रेटेस्ट बोलेगा, इस तरीके से करके। तो सवाल में जब भी बोले कि वो ग्रेटेस्ट संख्या पता करो, मैक्सिमम पता करो, हाईएस्ट पता करो, तो एचसीएफ पता करना है। और अगर मान लीजिए लीस्ट, मिनिमम, लोएस्ट इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करे तो एलसीएम पता करना है। इस सवाल में देखोगे तो लीस्ट नंबर की बात की गई है, यानी एलसीएम निकालना है यहाँ पे। अब एलसीएम निकालने का भी हमारा ट्रिक क्या होता है, कुछ संख्याओं को यहीं पर लपेट दो। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 10 और 20 को काउंट ही मत करो, क्योंकि 10 जो है वो 20 को डिवाइड कर देगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 18 का सीधा एलसीएम कितना हो जाता है, 12 18 36 हो जाता है कॉमन दोनों में, और कितना बच गया, 15 बच गया। अब अगर 15 का भी देखोगे तो 15 का 5 इसके पास है, 15 का 3 इसके पास है, तो इसको हटा ही दो, यानी बच गए तुम्हारे 20 36। इनका एलसीएम ले लो मेरे भाई, ठीक है। तो इनका एलसीएम लोगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे 4 से यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 4 से ये कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, तो 9 बार में। तो 4 दोनों जगह कॉमन था तो उठा के रख दिया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, 5 के 20, 20 नवा कितना हो जाएगा, 180। ये हमारा एलसीएम का तरीका हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया मेरे भाई। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर दिया गया और कहा गया है कि वो एक फॉर्म है और किसके, एक स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यानी जो संख्या तुमने ली है वो एक स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो अगर मेरे भाई बात करोगे यहाँ पर, तो जैसे मानो एलसीएम लेते वक्त हमने क्या देखा, एलसीएम लेते वक्त देखा कि देखो ये 4 इंटू 5 इंटू 9, ये एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 5 बेचारा सिंगल मर रहा है। अब सिंगल मर रहा है तो इसको सिंगल मारेंगे, नहीं मारेंगे ना मेरे भाई। क्या करेंगे यहाँ पर, अगर 5 है तो एक और 5 का यहाँ गुना लगा देंगे। अब मेरे भाई ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमें अपने आंसर को लाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें अपने आंसर को लाने के लिए इसे 180 में लास्ट में 5 का गुना कर देना होगा, ताकि ये हमारा कितना बन जाए, तो 900 बन जाए, और हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी भी सवाल पर, किसी भी सवाल पर मेरे भाई बहुत तगड़ी मेहनत किया करिए आप लोग, इस बात को समझिए, ताकि आप उसके आसपास के सारे कंसेप्ट को जान पाएँ। इंपॉर्टेंट कभी मेरा सॉल्यूशन कराना नहीं होता है। सॉल्यूशन आराम से कोई भी बच्चा, टॉपर बच्चा 2 मिनट में समझ जाएगा क्या है, बट जो बच्चा कंसेप्ट जान गया ना वो कभी भी लपेट देगा। अब मान लीजिए कल के दिन अगर आपको ये क्यूब बनाना होता, आप क्या बोलते हैं, सर देखो 4 है, क्यूब बनाना है, तो ये 2 का स्क्वायर है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ये 5 है सर, तो इसको 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते। ये 3 का स्क्वायर है तो इसमें एक पावर 3 लगाते, फिर इतने से मल्टीप्लाई करके उसे क्या कर देते, क्यूब बना देते। समझ के इस बातों को लेकर यहाँ पे ध्यान रखिए। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी वजह से सभी ने अपने अपने बैचेस की फ़ीस कम कर दी है। देखो मेरे भाई, मैंने इस बात का कभी ना क्रेडिट लिया है, ना मैं कभी लूँगा, और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ, एक बार मैंने यूट्यूब पर ऐसे ज़रूर कहा था कि जिस तरीके से मैं लाइव पढ़ाता हूँ, सभी बच्चों के लिए लाइव पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर से पढ़ना होता है, और इतनी हाई फीस है, इतनी ज़्यादा फीस है हर किसी की, ठीक है, कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था। तो उस समय जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी फीस अगर सब कम रखें, अपने तरफ से सहयोग करें, तो मुझे लग रहा है कि बच्चा जो चाह रहा है उसको वो मिल जाए। कंपटीशन में ही सही, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इससे बच्चों का ज़रूर फला हुआ, ठीक है, कि सारे के सारे टीचर्स यूट्यूब पर भी आ गए पढ़ाने, और सभी ने अपने बैचेस के फ़ीस भी कम कर लिए। तो इसमें मैं अपनी कोई बहुत बड़ी ये नहीं मानूंगा कि हाँ मेरी वजह से हो गई चीज़ें लेकर, क्या, ठीक है। टीचर्स का इसमें रहा है, अपना योगदान रहा है, उन्होंने अपनी वजह से यहाँ पर किया है, और आपका इसमें बेनिफिट हुआ है, तो अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई वाहवाही लूटने वाली बात नहीं है, यहाँ पे सबको पता है क्या है क्या नहीं है। इसी वजह से बस आप देखिए ना, आपका भला हुआ ना, जो हम चाहते थे वो हुआ ना, बस उतना काफ़ी है, ठीक है, वो अच्छी बात है, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखो मेरे भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे ये, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 2 बातें बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होगा वो समझिए। एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब,
3432 संतरे लगाता है, वह उन्हें संतरे के ढेर और सेबों के ढेरों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। यह संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दुकानदार है, फ्रूट वेंडर है, उसके पास मान लो यहाँ पर एक टुकड़ी है, इसके अंदर क्या है, तो बहुत सारे एप्पल हैं यहाँ पे, और ये दूसरी टुकड़ी है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे संतरे हैं यहाँ पे। उसको इस तरीके से अरेंज कर रहा है, ही अरेंज देम इन अ हीप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज वेल एज एप्पल सच दैट एवरी हीप कंसिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रूट। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई लगाएगा ना, जैसे इसके हो सकता है 4 टुकड़ी बनाने पड़े, 5 टुकड़ी बनाने पड़े, 6 टुकड़ी बनाने पड़े, जितनी भी टुकड़ी बनाने पड़े, या इसके भी कितने भी टुकड़ी बनाने पड़े, फर्क नहीं पड़ता, हर टुकड़ी में जो फलों की संख्या होगी वो समान होगी। यानी एक टुकड़ी में जितने एप्पल होंगे उतने ही ऑरेंज भी होने वाले हैं। तो फिर वही बात है, यानी एक कॉमन संख्या आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी संख्या हो जो इसके अंदर भी कॉमन हो और एक इसके अंदर भी कॉमन हो। साथ में एक और तरीका हम बताते हैं, यानी यहाँ पर देखिए कि कैसे पता करना होता है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। अगर संख्या छोटी दी गई है और ऑप्शन बड़ा दिया गया है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। और अगर मेरे भाई संख्या बड़ी दी गई है और छोटा निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। ये कुछ ट्रिक होते हैं हमारे जिससे हम पकड़ते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, आंसर छोटा है, यानी हमें एचसीएफ निकालना है। तो एक कॉमन संख्या जो इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे। तो इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, मैं दोनों सवाल बताऊंगा। बहुत बच्चे सिर्फ एक तरह के सवाल पढ़ते हैं, वो उनकी गलती है। तो सबसे पहले वो कॉमन यानी वो मैक्सिमम बोला गया ना कि व्हाट इज दिस नंबर। अगर वो नंबर की हम बात करें कि वो नंबर हमारा क्या होगा, तो वो नंबर जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा, यानी मेरे भाई वो क्या होगा, तो एचसीएफ होगा। और किसका किसका एचसीएफ होगा, तो बोलोगे सर 1092 का, और उसके बाद मेरे भाई कितने का, तो 3432 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो मानो किसी को एचसीएफ निकालना है, टेंशन की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको देखो जो भी संख्या होगी मेरे भाई वो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी, साथ में सबसे मैक्सिमम संख्या। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 312 उठाते हैं, 312 से हम इसको काट के देखते हैं। 312 से ये जाएगा मेरे भाई, तो नहीं जाएगा। आप देखो 312 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 312 का 3 गुना 936, और ये हमारा 936 नहीं है। इसका 4 गुना करूँगा तो 1248, जो कि ये नहीं है। इसके बाद इसको हमने काट दिया, 156 के पास पहुँचे, 156 के पास पहुँचे और उससे मैंने गुना किया। तो 156 से मैंने गुना किया तो मेरे भाई कितनी बार में, 7 बार में। 7 छक 42, 7 पचे 35, 4 हो गया, और यहाँ पर 1092 बिल्कुल आ रहा है। और इस 156 से अगर हम भाग करके देखेंगे तो ये भी मेरे भाई कट जाएगा, यानी अगर हम बात करते हैं तो आंसर कितना होगा, 156 हो जाएगा। कितना आंसर होगा मेरे भाई, तो 156 हो जाएगा। यानी यदि उस संख्या के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो वो संख्या हमारी कितनी होने वाली है, 156 होने वाली है। अब इसमें गलती क्या हो जाती है, इसमें गलती जैसे मानो कल के दिन ये पूछ दिया जाए ऐसी कितनी टोकरी थी, ऐसी कितनी टोकरी थी मेरे भाई, तो अगर हम पता करें ऐसी कितनी टोकरी थी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोकरी है, ऐसे समझ लो टोकरियों की संख्या। सीधी सी बात है, मैं भाई हिंदी में लिख रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। टोकरी की संख्या कि हम ऐसी कितनी टोकरी सजा पाएँ और रख पाएँ, जो कि नहीं पूछा बट हाँ ज़रूर भविष्य में पूछा जा सकता है। तो कभी भी अगर टोकरियों की संख्या पता करनी हो ना भाई, तो बहुत आसान है, यकीन मानो। क्या करोगे, जो तुम्हारा ये 1092 था ना, यानी इतने फल हैं और एक टोकरी में कितना रख सकते हो, 196, 156, तो इससे डिवाइड कर दो। कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। प्लस तुम्हारे पास यहाँ कितने फल हैं, 3432, और एक टोकरी में कितने रख सकते हैं, 156, तो मेरे भाई इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, तो मुझे लग रहा है 17 बार में जाएगा आई थिंक, क्योंकि एक बार में जाएगा ही जाएगा। 13 से 6 गया 7, 13 से 5 हमारा 8, 287। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं 17 नहीं, ये तुम्हारा 150 का 3 गुना तुम्हारा कितना हो जाएगा, 312, तो 2 बार में जाएगा। और 312 है, 1 हो गया, 3 हो गया, 312, और 156, तुम्हारा टोटल 22 बार में जाएगा। तो अगर टोकरियों की संख्या पूछता तो 7 जमा 22 यानी कितना हो जाता, 29 हो जाता। इस बात का ध्यान रखिए, कंसेप्ट बनाकर पढ़ेंगे तो जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और अगर कंसेप्ट के बिना पढ़ेंगे तो हर स्टेप में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो नॉर्मल अगर यहाँ ये पूछा गया वो नंबर कितना है, तो इज्जत से यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, HCF। और अगर ये पूछ लिया जाए मेरे भाई कि टोकरियों की संख्या कितनी थी, तो टोकरियों की संख्या के लिए जितने फल थे डिवाइडेड बाई इतना, जितने फल थे डिवाइडेड बाई इतना, यानी 29। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं आपको कराता हूँ, ये देखो 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, मैं आपको ये छोटा वाला कंसेप्ट समझाता हूँ। ऐसे
ठीक है। जैसे इस सवाल को थोड़ा सा दूर रख के मैं अपने तरफ से एक सवाल देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लो कि आप 4 भाई हो, ठीक है। एक भाई 10 किलो का केक, आप मान लो चारों भाई हो, चारों मेरे से पढ़ते हो। एक भाई मेरे लिए 10 किलो का केक लेके आता है, समझना मेरी बात को। एक भाई मेरे लिए कितने का केक लेके आता है, तो एक भाई 10 किलो का केक लेके आता है। एक भाई कितने का लाता है, 20 किलो का केक लेके आता है। एक भाई कितने का लेकर आता है, 30 किलो का। और एक कितने का लेकर आता है, 40 किलो का, मान लो। और मैंने यहाँ पर है ना सारे केक काट दिए, ठीक है, सिर्फ कटिंग की है, खाया कुछ भी नहीं है, वेस्ट कुछ भी नहीं किया है। काफ़ी सारे गेस्ट आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक प्रावधान है। अब मैं यहाँ पर, मेरे सामने सवाल किया गया और मेरे सामने ये बोला गया कि आपको है ना यहाँ पर सबको, देखो आपके घर में जितने भी गेस्ट होंगे सबको बराबर बराबर मात्रा में केक देना है। तो पहली बात, वो मात्रा कितनी होगी, ठीक है, वो बताइए। आप सबको 1-1 किलो देंगे, 2-2 किलो देंगे, 3-3 किलो देंगे, 4-4 किलो देंगे, मतलब वो मैक्सिमम नंबर क्या होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ऐसा नहीं कि सबको 1-1 किलो दे दिए, ऐसा नहीं करना है। 1-1 किलो देंगे तो 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी, बट गया मेरे भाई। तो मैक्सिमम केक देना है और हर किसी को देना है। तो पहली बात, वो मैक्सिमम केक कितने किलो का आप दे पाएंगे प्रत्येक व्यक्ति को, और दूसरा आप कितने लोगों को केक दे पाएंगे। यानी जब भी मैक्सिमम की बात होगी ना, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो HCF लेंगे यहाँ पर। तो इन सब का HCF कितना हो गया, 5। देखो 5 इसको भी भाग करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मैं कितने किलो का केक दूंगा, 5 किलो का केक दूंगा। और कितने लोगों को मैं दे सकता हूं, नंबर ऑफ पीपल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे नंबर ऑफ पीपल की अगर हम बात करेंगे, तो ये 10 किलो का केक लाया था, एक व्यक्ति को 5। ये 20 किलो का केक लाया था, एक व्यक्ति को 5। ये 30 किलो का केक लाया था, एक व्यक्ति को 5। ये 40 किलो का केक लाया था, एक व्यक्ति को 5। यानी ये 2 लोगों में बंट सकता है, ये 4 लोगों में बंट सकता है, ये 6 लोगों में बंट सकता है, और ये 8 लोगों में बंट सकता है। तो 10 और 10 यानी कितने लोग, टोटल 20 लोगों को मैं यहाँ पर खिला सकता हूँ। और 20 लोगों को मैं बड़े प्यार से 5-5 किलो का केक मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, HCF यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड, नहीं यहाँ पे एक सेकंड, एक सवाल बदल दो यहाँ पे। यहाँ 30 नहीं है मेरे भाई, माफ़ करना, यहाँ पर 35 है, ठीक है। 30 नहीं है, 35 है। और यहाँ पर भी जो है ना 30 नहीं है मेरे भाई, कितना है, 35 है। समझ गए, यहाँ पे 35 है, 35 है, 35 है, ठीक है। तो 8, 7, 15, 15, 4, 19, 19, 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ गए इस बात को। तो हमारा जो कोशिश रहता है वो हमारा क्या रहता है कि मुझे यहाँ पर सबको मैक्सिमम भी देना है। तो यानी इन सब का HCF कितना हो गया, 5 हो गया। इस व्यक्ति को 2 किलो, इस व्यक्ति को 4, यहाँ पर 35 किलो के केक को 5 के हिसाब से बांटेंगे तो 7 लोगों में, और 40 को 5 के हिसाब से बांटेंगे, इतना हो जाएगा। टोटल हम 21 लोगों को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए। तो उसी तरीके से हमेशा हर सवाल में 2 टाइप बनता है, एक तो वो नंबर कितना है, और दूसरा अगर उस नंबर के फॉर्मेट में आओगे तो कितने लोगों को बांट पाओगे। जैसे इस सवाल में देखो, यहाँ पर 4 रोप ऑफ लेंथ इतना इतना एंड इतना इतना आर कट इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना लंबा आप उसको बना सकते हैं उतना लंबा बनाइए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी। अब यहाँ पूछा कि कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, ये नहीं बोला रोप की लंबाई कितनी है। एक होता है कि वो रोप की लंबाई कितनी है, और एक होता है ऐसे कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो पहली बात मैंने कहा था कि जब भी सवाल में ऐसा मैक्सिमम, हाईएस्ट और ये शब्द आ जाए, यूँ समझ लेना HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। और किस किस का HCF निकालेंगे, तो 102 हो गया, और मेरे भाई किसका हो गया, 17 का, इसका 119 का हो गया, 153 का हो गया, और कितना हो गया, 204। यानी इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सारे के सारे 17 से कटेंगे। यानी यहाँ देखो क्या है, 17, क्योंकि सब 17 के टेबल में आते हैं। 17 का 6 गुना, 17 का 7 गुना, 17 का यहाँ पर जो है वो 9 गुना, और 17 का हमारा 12 गुना, इस तरीके से करके है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी वो सबसे लंबा रस्सी, यानी 17 से यहाँ भी परफेक्ट वे में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो सबका HCF कितना हो गया हमारा, 17 हो गया यहाँ पर। हालांकि एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक ट्रिक बता रखा है मैंने अलग अलग संख्याओं का HCF निकालने का, महत्तम समावर्तक निकालने का। और वो पता है मेरे भाई क्या है, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ज़रा यहाँ पर देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17 है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे मेरे भाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34। इन्हीं दोनों का HCF ले लो ना फिर, तो इन दोनों का किसका HCF होगा, इन दोनों का HCF 17 होगा। तो भाई डिफरेंस भी आप जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी HCF निकालना हो डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस लिया मैंने 17 है, या तो 17 होगा, नहीं तो उसका कोई फैक्टर, 17 का कोई फैक्टर होता ही नहीं है, इसीलिए इसका HCF कितना हो गया, तो 17। यानी पूरा निचोड़ देंगे हम कंसेप्ट के मामले में, आपको इतना ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ करते हैं तो यहाँ पर ये वो रस्सी की लंबाई हो गई, और ऐसे कितने रोप बना सकते हैं, बोला है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 102 मीटर की रस्सी थी, 17 मीटर का एक टुकड़ा, यानी कितने पीस बनेंगे, तो 6 पीस बनेंगे। 119 मीटर की रस्सी में 17 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, तो 7 बनेंगे। 153 के रस्सी में हमारे 17 मीटर के कितने बनेंगे, तो 9 बनेंगे। और 204 में हमारे 17 के कितने बनेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 17 के हमारे 12 बनेंगे। यानी टोटल अगर हम जोड़ें तो 12 और 9 21, 21 और 7 हमारा हो गया 28, और 6 हमारा कितना हो गया 34। यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो 34 आएगा। यानी ऐसे सवालों में एचसीएफ में दो ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उसकी लंबाई बताओ और नहीं तो कितने टुकड़े बनेंगे ये बताओ। तो फटाफट बताइए आंसर हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है भाई। आंसर मुझे सबसे चाहिए, जो आंसर नहीं देगा समझ जाऊंगा वो फर्जी इंसान है। ठीक है, वो फर्जीवाड़ा करने आया है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे। उसने उन्हें 7, 8, 9, 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा बचा रहता था। जब उसने लगातार 11 पौधे लगाने की कोशिश की तो उसके पास एक भी नहीं बचा। माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, कितना हो जाएगा। यहाँ पर सीधा का सीधा न्यूनतम संख्या की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो 504 होगा ना मेरे भाई यहाँ पर। चलिए अब यहाँ देखते हैं, 500 होगा, 4, 5 छक 24, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे किस तरीके से हमने जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लिया, उसका भी एक तरीका है। समझिए, सवाल को पढ़िए। एक गार्डनर कुछ पौधे लगाना चाहता है, और उसने जब यहाँ पर देखा कि मैं 7 लगा रहा हूँ, 8 लगा रहा हूँ, 9 लगा रहा हूँ या 12 लगा रहा हूँ, तो हमेशा एक पौधा मेरा बच जा रहा है। यानी उसके पास, बेचारे के पास कुछ पौधा है। अगर वो मन एक एक रो में, हर रो में अगर वो साथ साथ लगाने की कोशिश करे, और जितने रो उसने लगा दिया, मान लो उसके 4 रो बच गए, तो एक रो में लगा दिया, 2 में लगा दिया, 3 में लगा दिया, 4 में लगा दिया, फिर भी एक बच गया। अगर वो 8-8 के मल्टीपल में लगाने की कोशिश करता है तो 8, 8, 8, 8, 8 ऐसे करके लगाता है, तब भी एक बच जाता है। अगर वो 9-9 के संख्या में लगाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, 9, 9, 9, तब भी एक बच जा रहा है। तो यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर सिस्टम का वो वाला पार्ट हो गया कि कोई संख्या 7 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, और उसके बाद शेषफल कितना बच जाता है, एक बच जाता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। और साथ में यहाँ पर जो है, अगर वो 11 से कटे मेरे भाई तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी वो 11 का क्या है, तो एक तरीके से डिविजिबल है। तो ये नंबर सिस्टम का वो सवाल है जिसको बहुत ही खूबसूरती के माध्यम से पिरोया गया है एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट पे। यानी आपको एक ऐसी संख्या पता करनी है जो 7 से, 8 से, 9 से और 12 से कटे तो 1 रिमाइंडर दे, लेकिन 11 से कटे तो कुछ भी रिमाइंडर ना दे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे स्टेप वाले क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, पहले ऐसे क्वेश्चंस का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 7, 8, 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12। 7, 8 और 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, पहली बात तो 12 और 9 का एलसीएम हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 504 मेरे भाई। आप एलसीएम निकाल के देख लो, टोटल आपका 504 आएगा। कैसे मैंने कैलकुलेट कर लिया, देखो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। 12 और 9 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पर 36 में देखो, जैसे मानो 8 से मुझे करना है तो यहाँ पर ये 4 इंटू 2 होता है। 8 इसे नहीं भाग कर पाएगा, लेकिन इसका 4 इसके अंदर मौजूद है, 2 नहीं है, और इंटू यहाँ पर 14 छक कितना हो गया, 84 का 4, 6 हाथ में 14 थे 42 और 6 सॉरी जो 42 और 8 50 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया मेरे भाई, 504 आ गया। ठीक है, तो मुझे जो नंबर पता करना है, वो मुझे नंबर कैसे पता करना है, तो मैं बोलूँगा यार मेरा जो नंबर होगा ना वो कैसे होगा, तो वो मेरे भाई नंबर जो होगा वो 504 के मल्टीपल से हमेशा एक ज़्यादा होगा। 504 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, क्योंकि इन संख्याओं से जब मैं विभाजित करता हूँ तो एक बच जाता है, इसीलिए इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। अब के की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके कारण पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाए, हमारी 11 से कट जाए। तो जैसे मानो मुझे सबसे छोटा ऑप्शन 506 दिखा, अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 504 प्लस 1 505 आएगा, ना कि 506 आएगा, तो ये ख़त्म हो गया।
गया। दूसरा मुझे ऑप्शन दिखा 1804। 1800 का मतलब यहाँ पर ये 500 के लगभग 3 गुना, 500 का 3 गुना यानी यहाँ 1512, 1512 प्लस एक 1513 होगा, 1800 तो आएगा ही नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑप्शन 3000 के करीब में देखा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इसका 6 गुना रखने की कोशिश की। तो 504 का यहाँ 6 गुना जमा 1, तो 500 का 6 गुना 3000, 4 का 6 गुना 24। तो बोलोगे सर 3024 प्लस 1, और 3024 प्लस 1 देखोगे सही से तो ये ऑप्शन में तुम्हारा दे रखा है। तो डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डी फॉर डॉल्टिश। ये डॉल्टिश क्या होता है मुझे नहीं पता भाई, डॉल्टिश का मतलब, ठीक है हाँ, डी फॉर एक बड़ा प्यारा शब्द है, उसको हम ज़रूर याद कर सकते हैं। डी फॉर हो जाता है डेंटी, और डेंटी का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको याद ऐसे कर सकते हो कि दिन में जो आंटी है वो बड़ी ब्यूटीफुल लगती हैं, आकर्षक लगती हैं। ठीक है, चलो भाई, तो याद हो गया, समझ में आ गया बात को यहाँ पर कि ये संख्या हमें कैसी ढूंढनी थी जो इन सब से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 दे, यानी इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। टाइमिंग क्या है सर, रोज रात 8:30 बजे। ठीक है, एक बच्चा मेरे भाई यहाँ पर ये कह रहा है, हाँ एक बच्चा यहाँ पर ये कह रहा है कि सर कई बार पेपर की तैयारी कर चुका और काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हूँ। और ठीक है, सबसे पहले एक मैं बात बताता हूँ आपको। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपसे आज शेयर करूँगा, और मेरे मन में काफ़ी सारा बात थी। पिछले कुछ समय से मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को नहीं कही है, चाहे वो मोटिवेशनल बातें हों या और भी बातें हों। मेरी अपने रीजंस थे जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर जो है वो बात करनी ज़रूरी है। आज ऑफलाइन में एक बच्चा आया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मतलब मैं आए दिन बच्चों से मिलते रहता हूँ, तो मुझे उनकी मन की बातें पता चलते रहती हैं, क्या है क्या नहीं, उनके परेशानियों को अच्छे तरीके से समझ रहा होता हूँ। तो एक बच्चा है, उसने कहा कि सर मैं तैयारी बहुत अच्छी कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे तैयारी में कोई कमी है, मैं मेहनत भी बहुत शानदार कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक बाकी दोस्त है उन सब का सिलेक्शन हो गया और मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी गलती क्या है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी बातें हुई हमारी। तो एक है ना, मुझे गीता की एक लाइन वो याद आ गई, और एक छोटी सी बात कही गई है गीता में। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा साइड होकर बताता हूँ। ऐसे कि ऐसे समझो कि हर इंसान के पास है ना कुछ मेरे भाई कमज़ोरी है। आप इस बात को हमेशा समझिए, जैसे गीता में भी ये बात है। आप ऐसे समझो कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा गाना नहीं गा सकते। कोई व्यक्ति अगर बहुत तेज़ दौड़ सकता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वो भार उठा ले। यानी हर इंसान के पास एक कमी भी है और एक अच्छाई भी है यहाँ पे। उसी तरीके से आप अगर देखें ना, तो आपका भी कई सारा प्लस पॉइंट होगा, माइनस पॉइंट होगा। जैसे अगर हम नॉर्थ यहाँ पर मतलब यूपी और बिहार की बात करें, तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे मैथ्स में हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं हैं। और अगर हम साउथ की बात करें, तो वहाँ के बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास ऐसा है जो हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वीक पॉइंट किसी का ज़रूर है। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपकी अगर एक दो वीक पॉइंट है ना, तो आप उसी को अपना आधार मान के जीवन को चलना शुरू कर देते हो और अपने आप को कोसना शुरू कर देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी पॉइंट है गलत मेरे भाई। आपको लगता है कि नहीं, आप नालायक हो, आप निकम्मे हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता, बट प्रैक्टिकली मुझे अपने आसपास कोई एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के दिखा दो जो हर तरीके से परफेक्शनिस्ट है। नहीं होगा। हो सकता है किसी चीज़ में आप बेहतर होगे तो वो किसी पॉइंट पर कम होगा। इसीलिए तो मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर नहीं बन सकते और लता मंगेशकर कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकती। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि बिना अपनी ताकत को पहचाने आप काम कर रहे हैं और लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? अपने पॉइंट्स को जानिए ना। ये बात आप मैथ्स में अच्छे हैं, आप रीजनिंग में अच्छे हैं, आप जीएस में अच्छे हैं, जो पॉइंट आपका अच्छा है उसको थोड़ा सा निखार लीजिए और जो डलेस्ट पॉइंट उस पर काम करिए। अब ये नहीं यहाँ पर हो गया कि जैसे मान लो कि मेरा कोई पॉइंट वीक है तो इसका मतलब मैं दुर्बल हूँ, मैं मन का थका हूँ। मेरे भाई, कोई इंसान अगर मन से थक गया ना, तो वो उसी दिन ख़त्म है, उसी दिन बर्बाद है। कोई भी इंसान कभी भी हार नहीं सकता है जब वो मन से किसी को कोई ना हरा दे। अगर मुझे किसी ने मन से हरा दिया ना, तो मैं हार जाऊंगा। तन से कभी नहीं हरता मेरे भाई। अभी 2 मिनट पानी वानी पियो, फिर से एनर्जी आ जाएगी। तो अगर किसी पॉइंट कोई आपका वीक है, मान लीजिए कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश आपकी वीक है, तो भाई उसके ऊपर काम करिए, उसके ऊपर मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बचपन से ही सचिन को क्रिकेट खेलना आ गया था। ठीक है, शुरू में काफ़ी सारे ऐसे बॉल थे जिस पर वो बोल्ड हो गए, जीरो पर बोल्ड हो गए। धोनी का ही देख लो यार, पहला मैच ही रन आउट हो गया था बंदा, और आज एक वक्त के लिए भगवान माना जा रहे हैं आप क्रिकेट के हिस्ट्री में। तो वो क्या होता है कि आप अपने कमज़ोरियों पर काम करना शुरू करिए, उसको और बेहतर करना शुरू करिए।
वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि यहाँ पर बैठ के मन हार के और उसके बाद अपने आप को रोना शुरू कर दो, कोसना शुरू कर दो। उससे दर्द, पेन, उसके अलावा मेरे भाई कुछ नहीं मिलने वाला है। और आपके जो आसपास के लोग हैं ना, आपके जो समाज के लोग हैं ना, वो चाहते भी यही हैं कि इस इंसान को हम इसके मन से थका दें, इस इंसान के मनोबल को हम तोड़ दें, इसको किसी तरीके से मन से अपाहिज बना दें। तन से कोई अपाहिज है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मन से अपाहिज मत होना मेरे भाई। मन का अपाहिज इंसान दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं जीत पाएगा। तन से तो अपाहिज इंसान को आपने आईपीएस भी बनते देखा, आईएएस भी बनते देखा है, बड़े बड़े अधिकारी बनते देखा हुआ है, लेकिन मन का अपाहिज इंसान एक एमटीएस तक का पेपर नहीं निकाल पाता है। तो मन का अपाहिज मत बनो। आपके पास ताकत है, आपके पास क्षमता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में, उस बात को मानिए। थोड़ी असफलताएं आती हैं जीवन में, हर किसी के आती है यार, ठीक है। उतार चढ़ाव तो जीवन का नियम है मेरे भाई, ये नहीं रहेगा तो जीवन इंसान जिएगा कैसे। मैं तो कई बार कहता हूँ, आईसीयू में देखते हो ना, एकदम सांसें जब चलती है तो एकदम ऐसे ऐसे रहता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जिस दिन मेरे भाई एकदम ये ऐसे हो गया ना, समझो इंसान खत्म है। तो परेशानी आती है तो आने दो, टेंशन की बात नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है। आ रहा है इसका मतलब तुम जिंदा हो, नहीं आ रहा ना तो उस दिन भाई प्रॉब्लम है, फिर तो तुम गलत ही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। तो दूसरे को देख के ये नहीं कि हाँ उसका हो गया तो क्या, अपने कमियों पर काम करो, बेहतर कर सकते हो यार, आपके जैसा दूसरा पर्सन कोई नहीं है, उस पे देखो ना यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4.5 किलोग्राम, 6 सही 3/4 किलोग्राम, 7 सही 1/5 किलोग्राम वजन वाले केक के 3 टुकड़े क्रमशः समान भागों में विभाजित किए जाने हैं। प्रत्येक भाग जितना संभव हो सकता है उतना भारी होना चाहिए। यदि प्रत्येक अतिथि को एक ऐसा भाग परोसा जाए तो मेहमानों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया था, एकदम वही वाला सवाल है कि 3 पीसेस केक के हैं, पहला इतना किलो का, दूसरा इतना किलो का, तीसरा कितना का। इसको हमें 3 पार्ट्स में बांटना है और बराबर भागों में बांटना है। 8 डिवाइडेड, 3 पार्ट नहीं मतलब कई सारे पार्ट में बांटना है, और हर एक पार्ट जितना हैवी आप बना सकते हो उतना हैवी आप बना दो, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हर एक पार्ट को एक गेस्ट को सेव करना है, तो यहाँ पर कितने जो एक तरीके से गेस्ट है आप उन्हें सर्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, जब भी ऐसी कहानी आ जाए तो हम क्या पता करते हैं, एचसीएफ पता करते हैं कि भैया हम मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं, एक हर केक का वजन कितना होगा। तो उसके लिए मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ लेंगे। एक बार थोड़ा सुपर चैट खोल दीजिएगा। उसके लिए हम क्या लेंगे, तो एचसीएफ लेंगे। कितना कितना, तो सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे सर 9/2, क्योंकि देखो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, एक 9/2 हो जाएगा। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 3 27 बटे मेरे भाई 4 हो जाएगा। फिर ये मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 35 और 1 36/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सब का एचसीएफ। अब आपको भी पता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है ना, तो कोई भी फ्रैक्शन है तो उसका एचसीएफ कैसे लेते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन है तो इसका एचसीएफ लेने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। यानी अगर हम बात करेंगे तो ऊपर वालों का हमें क्या लेना है, एचसीएफ किसका, 9 का, 27 का और 36 का, और नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि 2 का, 4 का और मेरे भाई 5 का यहाँ पर। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या जो सबको विभाजित कर दे, वो कौन होगी मेरे भाई, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम का मतलब सबका कॉमन मल्टीपल, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यानी 9 बटे मेरे भाई 20 हो जाएगा। तो हर के केक का वजन कितना हो जाएगा, 9/20। हर केक का वजन कितना हो जाएगा, 9/20। और ऐसे कितने गेस्ट को आप दे पाओगे, नंबर ऑफ गेस्ट आपके कितने होंगे। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ गेस्ट के बारे में, तो यूँ समझिए कि यहाँ पर जो है पहला वाला केक कितने का है, तो 9/2। तो 9/2 किलो का केक है, और मैं यहाँ कितने लोगों में देना चाहता हूँ, तो एक केक 9/20 किलो का। दूसरा केक हमारा कितने का है, तो 27/4 किलो का केक है, और मैंने कितने के टुकड़े लगाए हैं, तो 9/20 किलो का एक टुकड़ा लगाया है। तीसरा केक हमारा कितना है, तो 36/5 किलो का है, और मैंने एक टुकड़ा कितने का लगाया है, तो 9/20 का लगाया है। बस मेरे भाई पता कर लो। अगर यहाँ परेशानी आ रही है आपको, तो आप ये भी काम कर सकते हैं मेरे भाई कि मैंने पहले बताया A/B/C/D। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए A/B/C/D, तो मेरे भाई पहला और आखिरी ऊपर में गुना होते हैं और बाकी ये दोनों मेरे भाई नीचे गुना होते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 9 × 20 को आप यहाँ ऊपर गुना करेंगे, और मेरे भाई नीचे कितना करेंगे, तो 2 × 9 को गुना करेंगे। हम बाद में काटेंगे, मेरा मूड अभी काटने का नहीं है, चाहे तो यहीं पर काट सकते हैं बट नहीं काटेंगे। 27 × 20 हम ऊपर लिखेंगे मेरे भाई, और 9 × 4 हम यहाँ ऊपर नीचे लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 36 × 20 हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर 5 × 9 हम यहाँ नीचे लिखेंगे।
अब यहाँ पर मेरे भाई कटिंग कर लो, ठीक है। तो 9 से तुम्हारा 9 चला गया, 2 से कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। 9 से तुम्हारा 3 बार में चला गया, 4 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 9 से कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 4 बार में। तो कुल मिलाकर 10 हो गया, प्लस 15 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 16 हो गया। 31 और 10 कितना हो जाएगा, 41। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सवालों को बनाते हैं। एक तो केक का वजन पूछा गया था तो इतना बताते, और कितने गेस्ट को सर्व कर सकते हो इतना बताते। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पीनू माजी हैं जिन्होंने हमारा फोटो अपने प्रोफाइल पे लगाया है, और 220 का इन्होंने सुपर चैट किया। इन्होंने लिखा कि अ गुड टीचर इज़ लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स, यू आर द बेस्ट टीचर, बेटर देन अदर्स सर। सर ये एक ईयर सही से प्रिपरेशन चल रहा है लेकिन कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बताइए। चलिए आज मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, आपका नंबर है मेरे पास, आपने बहुत सुपर चैट किए हैं और बहुत स्पेशल स्टूडेंट हैं आप तो आपको ज़रूर मैं कॉल करूंगा। और एक मेरे भाई जीएल के करके है, सर क्या मैं एसएससी एमईए में रशिया जा सकता हूँ, बहुत पिटाई खाएगा रे नालायक, ठीक है बिल्कुल जा सकता है रशिया, लेकिन रशिया जाते जाते तुम्हारी बुढ़ापे की उम्र आ जाएगी, ठीक है। बहुत लोगों का ये मन में रहता है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लेके रशिया निकल जाएंगे, लंदन निकल जाएंगे। तो मेरे भाई सुन लो पहले मेरी एक बात, 3 तरह की कंट्री होती है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। एक्स कंट्री सारी टॉप क्लास की कंट्री हो जाती है, जैसे तुम्हारा यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लंदन हो गया। वाई में तुम्हारा नॉर्मल छोटा मोटा कंट्री जैसे सिंगापुर हो गया, ये सब कंट्रीज हो गई। और जेड में तुम्हारा ये पाकिस्तान, सऊदी मतलब पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब कंट्री हो गई। तो जब तुम्हारा नया नया ज्वाइनिंग होता है ना, तो नया नया ज्वाइनिंग होता है तो तुमको पाकिस्तान, ठीक है, बगदाद, ये सब कंट्री में भेजा जाएगा, यानी जेड कंट्री में भेजा जाएगा। फिर तुम थोड़े से और 6-7 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे तो फिर तुम्हें तब वाई कंट्री में भेजा जाएगा। और जब तुम्हारी उम्र 40 या 50 की हो जाएगी तब तुम्हें यूएसए भेजा जाएगा। तब तुम्हारा रशिया जाना किसी काम का होगा नहीं भाई, समझ गए ना। तो इसीलिए हाँ, अगर तुम्हारा सोर्स पैरवी है तो शुरू में लगवा लो, वो अलग बात है, अब पढ़ लो चुपचाप आ जाओ। एक ऑफलाइन वालों ने यहाँ पर रशिया के नाम पे दिमाग खराब कर रखा है, एक यहाँ वाले बच्चे अलग हैं, पढ़ लो भाई। आईबीएम दक्ष देखता है कि उसे एक सीटेल के हर 10 मिनट के अंतराल पर, एरिजोन के हर 12 मिनट के अंतराल पर, न्यूयॉर्क से हर 20 मिनट के अंतराल पर और हर 25 मिनट के बाद हार्टफोर्ड से कॉल मिलती है। यदि सुबह 5 बजे चारों गंतव्य एक साथ कॉल प्राप्त हुई है तो उसी दिन उसी स्थान पर एक साथ किस समय पर कॉल प्राप्त होगी, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सर थाईलैंड किस में आता है, सारा भेजेंगे तुमको, थाईलैंड, बैंकॉक, और तुमको जो है जितने जगह है पटाया वटाया सब भेजेंगे, टेंशन मतलब, पहले पढ़ लो तुम, ठीक है। एमटीएस का पेपर भी नहीं निकलने वाला है इलेक्शन पे। और थोड़ा वीडियो लाइक वाइक कर दिया करो, अब तक तो 5,000 हो जाना था, 5,000 भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया, देखो एक व्यक्ति है, वो बेचारा क्या कर रहा है पता नहीं है, हर जगह से कॉल अटेंड करता है इतना पता है। तो आईबीएम वाले उसको हर 10 मिनट में फ़ोन घुमा देते हैं, सीटेल वाले उसको हर 12 मिनट में फ़ोन घुमा देते हैं, एरिजोन वाले हर 20 मिनट में फ़ोन घुमा देते हैं, न्यूयॉर्क वाले उसको 25 मिनट में फ़ोन घुमा देते हैं, और हार्टफोर्ड वाले जो है, ठीक है, नहीं उल्टा कहा गया क्या, ठीक है, ऐसे कहा गया है यहाँ पर कि सीटेल वाला 10 मिनट में फ़ोन घुमाएगा, एरिजोन वाला 12 मिनट में घुमाएगा, न्यूयॉर्क वाला 20 मिनट में घुमाएगा, हार्टफोर्ड वाला 25 मिनट में घुमाएगा। सारे के सारे फ़ोन एक साथ अगर सुबह 5 बजे आए थे तो अगली बार एक साथ कब आएंगे। मैंने कहा कि अगर छोटे मोटे डेटा दिए हैं और बड़ा डेटा बोला है तो हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो है पहला कॉल कितने मिनट में आया था, 10 मिनट में, दूसरा कॉल कितने मिनट में, 12 मिनट में, तीसरा कॉल कितने मिनट में, 20 मिनट में, और चौथा कॉल कितने मिनट में, 25 मिनट में। तो अगर सबको एक साथ लाने की बात होती है, 10, 12, 20, 25 सबको एक साथ लाने की बात होती है मेरे भाई, तो इन सब का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है मेरे भाई, एलसीएम। तो यहाँ 2 मिनट में देखो 10, 20 और 25 का एलसीएम तो फटाक देना 100 हो जाएगा, समझ गए। अब 12 और 100 में हमें कॉमन लेना है, तो देखो यहाँ पर 12 जो बना है वो किससे बना है, तो 12 जो बना है वो 4 और 3 से बना है, इसका 4 इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो काट दो, यानी 100 × 3 कितना हो गया, 300 हो गया। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 300, यानी 300 मिनट, यानी कितना हो जाएगा, 300 मिनट। और ये 300 मिनट को यदि हम घंटे में बदलें तो यहाँ पर 60 से अगर भाग करेंगे तो कितना घंटा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5 घंटा, यानी 5 घंटे के बाद वापस से सब एक साथ फ़ोन करेंगे। तो पहला फ़ोन अगर 5 बजे आया था तो दूसरा फ़ोन 5 घंटे के बाद आएगा, यानी कितने बजे आएगा, 10 बजे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, बहुत शानदार।
तो ठीक है, तो जब एक साथ सभी को लाना हो, एक ही पटरी पर लेकर आना हो, तो सबका क्या लेते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। और लघुत्तम समावर्तक 300 मिनट यानी कितना घंटा, 5 घंटा। 5 बजे में 5 घंटा जोड़ दीजिए, 10 आ जाएगा, करेक्ट आंसर है। आ जाइए, अब मैंने जैसे सेशन में एकदम शुरू में बताया था, और मैंने क्या कहा था कि आज के सेशन को मैंने इस तरीके से बांट रखा है, एक एक पॉइंट को मैंने कहा कि पहले हम टॉलिंग द बेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पेपर में आते हैं, और एचसीएफ एलसीएम पर वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं। कैसे रहे वो देखो, जैसे यहाँ पर सबसे पहला सवाल पेपर में, एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हुए 3 धावक क्रमशः 2 मिनट, 6 मिनट, 6.5 घंटे में एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर वो पहली बार कितने देर के बाद मिलेंगे। ऐसे सवालों में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, कारण सिर्फ ये 6.5 है। उन्हें लगता है कुछ नहीं है भाई, बड़े आसानी से लपेट देंगे, वहीं दिक्कत आ जाता है। मतलब आपको क्या कहा गया, कहा गया कि 3 रनर है, मान लो ये एक ट्रैक है, तो पहला वाला रनर जो है एक चक्कर लगा लेता है 2 घंटे में, दूसरा वाला लगा लेता है 6 घंटे में, तीसरा वाला 6.5 घंटे में। तो एक साथ वो कब रनर लगाएंगे। तो कभी भी अगर सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आ जाए और ये पूछा जाए कि एक साथ वो कब लगाएंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, LCM लेना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है। एक हमेशा हर 2-2 घंटे पे मिलेगा, हर 2-2 घंटे पर, पहला 2 घंटे पे यहाँ, फिर 2 घंटे पे यहाँ, फिर 2 घंटे पे यहाँ, दूसरा हर 6-6 घंटे पे आएगा, तीसरा 6.5 घंटे पर आएगा। तो अगर कॉमन पॉइंट की जब भी बात आती है कि एक साथ यहाँ पर कब, चाहे एक साथ सारे फ़ोन कब बजेंगे, एक साथ सारी बत्तियाँ लाल कब होंगी, एक साथ सारे घंटे कब बजेंगे, या कुछ भी होगा, या एक साथ सारे कब मिलेंगे, हमेशा LCM, हमेशा क्या लेंगे, LCM मेरे भाई। तो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम मुझे कितना लेना है, तो 2 का लेना है, 6 का लेना है, और दशमलव में कभी नहीं लिखते हैं। 6.5 को मेरे भाई क्या लिखोगे, 13/2। तो याद करो, फ्रैक्शंस के एलसीएम लेना सिखाया है भाई ने ना, मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया बताओ, कि अगर फ्रैक्शंस आ गए तो कैसे लेंगे। तो फ्रैक्शन आ गए तो मेरे भाई ऊपर वालों का हम लोग लेते हैं एलसीएम, यानी 2, 6 और 13 का क्या लेंगे, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या लेंगे, तो नीचे वाले का लेंगे एचसीएफ। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो जैसे 1 का, 1 का और 2 का। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 6 का, तो 6 हो जाएगा, 13 छक 78 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा, तो डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं, डी फॉर दिल्ली में पोस्ट चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे स्वप्नील, आकाश और विनय एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे अपनी परिक्रमा 36 सेकंड, 48 सेकंड और 42 सेकंड में पूरी करते हैं। कितने सेकंड के बाद वह प्रारंभिक बिंदु एक साथ मिलेंगे। अभी एक बात सिखाया, जब भी बात यहाँ पर आती है कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, फिर कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, यानी भैया मिलने का उनको मन है, तुम क्यों रोक रहे हो उन्हें, जीने दो ना, जाने दो ना, बताओ। अब ये बेचारा 36 में पूरा कर लेता है, 48 में कर लेता है, 42 में आप क्यों रोक रहे हैं। ठीक है, आप भी तो मिलने जाते हैं ना शाम में किसी ना किसी से, कोई आपका भी होता होगा डाई हार्ड फैन। ठीक है, और आप भी किसी के डाई हार्ड फैन होते होंगे, तो मिला देते हैं हम इन लोगों को, क्यों हम लोग परेशानी लेकर आए बताओ। तो जब भी कई सारे लोगों को हमें मिलाना हो, उनका हम लेंगे LCM मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे यहाँ पर। तो LCM हमें लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका लेना है, तो बोलोगे सर 36 सेकेंड, फिर 48 सेकेंड, और फिर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 42 सेकेंड। कैसे लेंगे मेरे भाई, समझो, कॉमन लेने के भी तरीके होते हैं। 36 हो गया, 48 हो गया, और मेरे भाई कितना हो गया, 42। कौन सी ऐसी संख्या है जो सबको लपेट रही है, तो बोलोगे 6। 6 जो है मेरे भाई वो कितनी बार में लपेट रही है, इसे 7 बार में। 6 इसे कितनी बार में लपेट रही है, 8 बार में। ठीक है, सॉरी माफ़ करना, 6 इसे 6 बार में काट रही है, 6 इसे 8 बार में काट रही है, और 6 इसे मेरे भाई कितनी बार में काट रही है, 7 बार में। तो जो कॉमन निकल के आता है उसे उड़ा दो। 6 और 8 का कॉमन संख्या क्या होगा, तो 6 और 8 में कॉमन जो होगा वो हमारा 24 हो जाएगा, वो 24 भी ले लो मेरे भाई तुम यहाँ पर। और हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लो। ठीक है, तो 7 अच्छा को 42 हो जाएगा, और 42 इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 24, 24 दूनी 48 का 8। ठीक है, और 24 के 96, और 8 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 104, 1048, सॉरी 1008 मेरे भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1008 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 दूनी 48 का 8, 4 मन में, 24 के 96 और 400, 1008। यानी मेरे भाई हम अगर बात करें तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। तो जितना कॉमन ले सकते हो उतना कॉमन लेकर फटाक फटाक सॉल्व कर लिया करो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा मेरे भाई। बाकी इस सवाल को शॉर्ट में करने का एक तरीका भी है, और इस सवाल को आप जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा 1 से 2 सेकंड के अंदर भी सॉल्व करना चाहता है तो मैं उसको बताता हूँ 1 से 2 सेकंड वाला राज भी क्या है। आप सोचो जो भी संख्या होगी ना वो इसी का एलसीएम होगा, यानी वो पक्का मेरे भाई इससे कटने वाला है। अब एक बात बताओ, जो संख्या हमारा 36 से कटेगा यानी वो 9 से भी कटेगा, तो यहाँ पर ये देखो क्या ये संख्या 9 से कट रहा है? नहीं, यहाँ पर जो है 9 से नहीं कटेगा, 9 से ये कट जाएगा, 40 नहीं कटेगा, 7 और 4 11 होता है, ये भी हमारा नहीं कटेगा। यानी हमारे बच गए दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब इनमें मुझे पता करना है, ठीक है। तो ये हमारा 9 से भी जा रहा है, 4 से भी। अब देखो 42, 42 का मतलब जो संख्या हमारी 42 से कटेगी वो मेरे भाई 7 से भी कटेगी, तो यहाँ पर ये भी 7 से जा रहा है, ये भी 7 से जा रहा है। और कितना हो गया? 4 हो गया। 6 से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारा 8 से, अब देखो यहाँ पर 48 से, जो संख्या हमारा 48 से मेरे भाई जाता है वो हमारा 8 से भी जाना चाहिए। इन दोनों में देखना, ये 8 से जा रहा है तो 8 का 6 गुना 48, हाँ भाई ये तो 8 से भी जा रहा है। और 5 और 4 9, ठीक है। यहाँ पर जो है ना एलसीएम की अगर हम बात करें तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये 9 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, मतलब मात्र हमारे दो ऑप्शन बचेंगे, फिर दो ऑप्शन में हम फंस के रह जाएंगे, तब तो हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 36 से हमारा देखो ये भी जा रहा है 9 और 4 से, और ये भी जा रहा है। अगर हम 48 की बात करते हैं, 8 और 6 दोनों जा रहे हैं। 42 की बात करते हैं, 7 और 6 दोनों जा रहे हैं, तो एलसीएम हमें लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसके आधार पर ये ज़रूर हो सकता है कि ये दो ऑप्शन हमारे कट सकते हैं। बाकी यहाँ पर जैसे मान लो ऐसा रहता है 504 की जगह 503 रहता है या कुछ रहता, उस केस में हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता, मात्र मल्टीपल के आधार पर हम सवाल को टिक कर देते और मेरे भाई हम आंसर बढ़ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिन्हें एलसीएम की परिभाषा जाननी है ना, तो परिभाषा के लिए मेरे भाई कल की क्लास देख लो, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रखी है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे भाई यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक है, हाँ 21 से एक बार देखोगे तो 21 का तुम्हारा कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 84 जाएगा ही जाएगा यहाँ पे, 21 से भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आ जाओ यहाँ पर देखो, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी देखते चलो। जैसे क्या कहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। अब इस बात को समझो, कल मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों को बताई थी, और वो मैंने क्या बताया था? वो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जो भी आपका एलसीएम होता है ना, वो एलसीएम आपका हमेशा क्या होता है? तो एलसीएम बराबर होता है हमारे एचसीएफ और इनटू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। यानी किसी भी संख्या प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं कोई भी एलसीएम हो तो उस एलसीएम के अंदर उसका एचसीएफ ज़रूर मौजूद होगा, या ऐसे कह लीजिए कि एलसीएम जो रहता है वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। तो अगर मान लीजिए एचसीएफ 12 है, एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम जो होगा वो पक्का 12 का मल्टीपल होगा। तो ये हमारा 12 का मल्टीपल है, यानी ये हो सकता है, ये 12 का मल्टीपल है, हो सकता है, ये 12 का मल्टीपल है, हो सकता है, ये मेरे भाई 12 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता है। समझ में आ गया मेरे भाई को बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। आ जाइए, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तीन संख्याएं 2, 3 और 5 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समावर्तक 90 है, तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करिए। यानी अगर उनका एलसीएम हमारा 90 है तो एचसीएफ कितना होगा? आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना भाई कि आदित्य सर ने एक बात बताई थी, और उन्होंने कहा था कि जो एलसीएम होगा ना वो बराबर होगा किसके? एचसीएफ और इनटू सारे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम होंगे। और को प्राइम संख्या कौन होते हैं? तो को प्राइम वो होते हैं मेरे भाई यहाँ पर जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, बस इतना जान लो। ठीक है, तो तीन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है? तो एलसीएम हमारा 90 है। मान लो एचसीएफ की वैल्यू को हमने मान लिया के, और को प्राइम का मतलब क्या हो गया? को प्राइम का मतलब जिनके में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी एक तरीके से बात कर लीजिए तो सारे के सारे रेशियो। तो रेशियो है 2, 3 और 5, तो यानी पहला वाला को प्राइम 2 होगा, दूसरा वाला 3 होगा, तीसरा वाला 5 होगा। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, और 30 से ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो के का मान कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डी से एक बहुत ही प्यारा शब्द है, डी से अगर हम बात करें तो डी से हमारा हो जाएगा डूबियस। जल्दी से मतलब बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कि डूबियस का मतलब क्या होता है। वेरी नाइस क्लास सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है कि हर क्लास को आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन हम बना पाएँ और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट हम आप लोगों को सिखा पाएँ।
ठीक है, बहुत शानदार। हाँ, डी से डोमिसाइल भी होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाय द वे बनवा लेना। अच्छा, इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आज एक बहुत प्यारा मैंने पोस्ट किया था, ठीक है, टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, फेसबुक पर भी पोस्ट किया था, चैनल पर भी पोस्ट किया था, ठीक है, तो देख लेना यहाँ पे सीजीएल के फॉर्म को लेके, ठीक है। बहुत ही प्यारा पोस्ट था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं सुना हो तो थोड़ा सा हंस लोगे, मुस्कुरा लोगे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, और साथ में थोड़ा सीरियस भी हो जाओगे फॉर्म भरने को लेकर, ठीक है। तो मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलो कुछ बच्चों को पोस्ट करते हैं, सुनाते हैं। तो एक मैंने लिखा हुआ था कि एक बच्चे ने भेजा, मनचाहा प्यार, प्रेम विवाह, क्रश रिप्लाई नहीं देती है, रिश्तेदारों का वशीकरण, प्रॉपर्टी विवाद, ग्रह कलेश, समाज में इज्जत ना मिलना, शादी की टेंशन, लक्ष्मी का अभाव या एक्स से लेना हो इंतकाम, सभी समस्याओं का एक ही है समाधान। अभी जाकर एसएससी सीजीएल 2023 के परीक्षा का फॉर्म तुरंत भरे, लास्ट डेट 3 मई 2023, सूचना जनहित में जारी। ठीक है, तो फॉर्म भर लीजिए मेरे भाई यहाँ पे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप चाह रहे हैं तो बता दे रहे हैं हम, फिर मत कहिएगा कि सर नहीं बताए थे। आ जाओ चलो, तो अभी ये हमारा मेंस का पेपर हुआ है राइट नाउ। अभी देखो चौथा महीना चल रहा है, तीसरे महीने में जो पेपर हुआ उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। हालांकि यूट्यूब पर मैंने बता रखा है इसका सॉल्यूशन, बट एक और आज शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा। कहा गया यदि एक्स और वाई का महत्तम समावर्तक 15 है तो इतना और इतना का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 15। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 15 है। तो हमें इसका पूछा गया और इसका पूछा गया है। आप लोगों को मैंने हमेशा पढ़ाया है, कोई भी संख्या होती है तो वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है, और एलसीएम जो होता है वो भी हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। यानी एचसीएफ एक ऐसा बंधा है जो हर संख्या में भी आ जाता है और वो एलसीएम में भी आ जाता है। तो जैसे मानो एक संख्या है, मान लीजिए एक्स नाम का, और एक संख्या है मेरे भाई वाई नाम का, और इन दोनों का मल्टीपल कौन है, इन दोनों का एचसीएफ कौन है, 15। यानी एक्स भी जो होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, वाई भी जो होगा वो मेरे भाई किसका मल्टीपल होगा, 15 का। आप इसे 15 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, हो सकता है 15 का 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 15 एंड y इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 15। उसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया इन दो संख्याओं का यहाँ पर जो है वो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी एक इस टर्म के अंदर से और एक इस टर्म के अंदर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। तो पहली बात मेरे भाई, यहाँ पर इसके पास भी 15 है, इसके पास भी 15 है, तो इस ब्रैकेट के बाहर कितना खींच सकते हैं, 15। और मेरे भाई इस ब्रैकेट के बाहर भी कितना खींच सकते हैं, 15 खींच सकते हैं। उसके बाद ये भी हमारा 9 से जा रहा है 36, और ये 81 भी 9 से जा रहा है, तो 9 मेरे भाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखोगे ये भी 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, तो 9 कॉमन ले सकते हैं। यानी हाईएस्ट कॉमन कितना ले सकते हैं, 135, और यहाँ कितना ले सकते हैं, 135। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। खेल खत्म मेरे भाई, यही आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि इन दो टर्म्स का एचसीएफ कितना होगा, तो 15 तो ऑलरेडी था ही था संख्याओं के पास में, साथ में यहाँ पर जो 9 है वो भी हमने खींच के इनसे निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया बात को यहाँ पे। चलिए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट में पूछा जाता है, अच्छे तरीके से बच्चों पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। बहुत बच्चे इसमें जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, हमसे कहा गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना, इन दोनों का एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक बच्चा देख के परेशान हो गया, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मानो यहाँ पर ये रहता कि अगर 3 का पावर m-1 हो गया, और उसके बाद मेरे भाई 3 का पावर n-1 हो गया, और कहा गया इनका एचसीएफ बताइए कि इनका एचसीएफ कितना होगा। तो आपको मेरे भाई ध्यान रखना है, इसका जो एचसीएफ होगा वो यहाँ पर होगा 3 का पावर, ठीक है, m और n का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, एचसीएफ ऑफ n, और फिर हो जाएगा मेरे भाई -1 यहाँ पे। ये हमारा आंसर होता है। हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, 3 का पावर इन दोनों का एचसीएफ -1 यहाँ पे। तो उसी तरीके से अगर हम सवाल में बात करें तो देखो 3 का पावर 45 -1 एक टर्म है, और दूसरा टर्म हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 3 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 -1 हो जाएगा। जो बच्चा इसकी शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहेगा बना सकता है, बहुत शानदार सवाल है, जल्दी लोगों से बनता नहीं है। ठीक है, समझ नहीं आता है क्या करे, तो इसका शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो जैसे मानो पेपर में कभी आ गया कि यहाँ पर ये दो संख्याओं का एचसीएफ निकालिए,
देखिए मात्र 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो निकालने के पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे 3 और पावर में क्या, तो 45 और 35 का HCF, क्या लिखेंगे सर यहाँ पर HCF, और किसका लिखेंगे 45,35 का, ठीक है, और क्या हो जाएगा -1। तो अगर बोलोगे तो बोलोगे सर 3, 45 और 35 का HCF कितना होता है, 5 होता है, -1। 3 का पावर 5 कितना होता है सर, 243 होता है, और 243 में से घटा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पे क्लियर है। तो कभी भी ऐसा सवाल अगर आपको आ जाए HCF LCM का, फटाक देना सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब हम आपको छोटी सी बात एक और बताते हैं। अब देखो यहाँ पर आज हमें क्या करना है। अब जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, एक मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये आपका YouTube चैनल है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए ये खबर है, सूचना है, और फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हम आपको और बताते रहेंगे। आपको हंसाता मुस्कुराना और एक तरीके से सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये जैसे मान लीजिए हमारा महाभारत बैच मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर, इस पूरे प्लेलिस्ट में अगर आप सच में डेडिकेशन के साथ सीजीएल का ये पेपर निकालना चाहते हैं 2023 का, तो जोक सपाट आप मेरे भाई ये पूरा का पूरा वीडियो देखना शुरू करिए लाइन से। कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कर करके सारी क्लासेस तरीके से दे रखी हैं, एक एक क्लास और हर एक टॉपिक को कवर अप किया गया है। तो यहाँ पर एक एक क्लास को देखना शुरू करिए। यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपको ये प्लेलिस्ट पहुँचाने वाली है। 60 दिन 60 मैराथन है और एक बहुत शानदार प्लेलिस्ट अपने आप में, लेकिन उसका ये अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड प्लेलिस्ट है यहाँ पे, जिसमें मैं और ऊपर के लेवल्स के क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं और बढ़िया हो रहे हैं मेरे भाई। तो क्लास नंबर 32 थी जिसमें कवर अप किया मैंने पूरा का पूरा। इसके बाद कल जो है मैं एक सेशन लूँगा आप लोगों का, और वो मेरे भाई होगा मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ हर चैप्टर के एंड में जो है एक मॉक टेस्ट ली जाए। उस मॉक टेस्ट के माध्यम में यहाँ पर क्या किया जाए, तो मॉक टेस्ट के माध्यम से मेरे भाई आप लोगों से कंप्लीट चैप्टर भी बीच बीच में याद दिलाया जाए। देखो पहले मॉक टेस्ट के बारे में एक छोटी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट हमारा ज़रूरी क्यों है। बहुत बच्चे हैं ना, बहुत लाइट वे में ले लेते हैं। देखिए आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सीजीएल में 3 महीने बचे हुए हैं। अभी जो है जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है मेरे भाई, तो वो जो है यहाँ पर डेली के डेली मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना। और जिसकी सिलेबस अभी थोड़ी बहुत कंप्लीट है, तो वो मेरे भाई हर ऑल्टरनेट डेज पे या संडे सैटरडे पर मॉक दे देना। मॉक की सबसे अच्छी एक मैं बात बताता हूँ यहाँ पर, मॉक सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा गुरु, ठीक है। आप लाख किसी किताब से पढ़ लो, लाख आप किसी टीचर से पढ़ लो, लाख आप वीडियो देख लो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सीखते हो ना वो मॉक टेस्ट से ही सीखते हो, ठीक है। मैंने मतलब एक तरीके से बात करूँ, प्री में मेरे पास इतना समय हो गया था क्योंकि जब हमारा प्री का पेपर होने वाला था तो सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई थी और लगभग 6 से 8 महीने का पूरा समय मिला था। उस 6 से 8 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट तो हम करे तो करे क्या, तो हमने सिर्फ मॉक टेस्ट देना सीखा। कई बार तो ऐसे हो जाता है ना कि जैसे इंसान को नशा सा लग जाता है। देखते हो सिगरेट पीने वाले को एक पिएगा फिर दूसरी चाहिए, दूसरी पिएगा तीसरी चाहिए, चौथी पिएगा, इस तरीके से। तो मुझे नशा लगा यहाँ पर एक तरीके से मॉक टेस्ट का। एक मॉक दिया, मज़ा नहीं आ रहा, क्या और करे, खाली बैठे हैं, दूसरा दिया, तीसरा दिया। इस दौरान मतलब कई बार ऐसा हो जाता था एक एक दिन में अपन 7-7, 8-8 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। गलतियाँ ज़्यादा होती नहीं थी तो एनालिसिस ज़्यादा करना नहीं होता था। उसके मैंने फ़ायदे समझे। उसके फ़ायदे सबसे पहले मुझे ये लगा ना कि अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई किताब लगाते हैं, तो जब हम कोई किताब लगाते हैं तो हम बिना प्रेशर के किसी किताब को सॉल्व कर रहे होते हैं और बिना प्रेशर के कर रहे होते हैं, और फिर जब हम एक्चुअल में पेपर देने जाते हैं हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। अब बहुत बड़ा प्रेशर आ गया हमारे ऊपर तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यानी एक तरीके से आपको जैसे मर्जी आ रहा है आप सवाल बना रहे हो, और फिर वहीं टाइम अगर हम आपको दे दे रहे हैं कि इस टाइम के अंदर बनाओ, आपसे गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए वैसा प्रॉब्लम ना हो तो मॉक टेस्ट आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये आपके डर को मेरे भाई ख़त्म करेगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये डर के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ यहाँ पर कि ये आपकी एक्यूरेसी को हद से लेवल से इंक्रीज़ करेगा। तीसरी बात अगर हम आपको बात करें तो ये आपके स्पीड को भी मेरे भाई बहुत तेज़ एक रफ्तार देने वाला है। और मॉक टेस्ट की जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो जो आपकी ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये भी सिली मिस्टेक्स आपके कम हो जाएंगे। कई बार ऐसा देखना आप लोग कि ऑप्शन ए टिक करना था, सी टिक कर दिया, आंसर निकाला कुछ और था, टिक कुछ और में हो गया। तो ये सभी चीज़ों का जो है एक तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो जो भी बच्चे मेरे भाई, देखो मैं आप लोगों को आज से इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज से मैं डेली के क्लास में आप लोगों को 3 चीज़ प्रोवाइड कराऊँगा। एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, दूसरा मेरा गाइड
गाइडेंस और तीसरा मोटिवेशन, ताकि मैं जो है ना, जो मैंने एक अपना परिवार बनाया इस रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, इस परिवार का मेरा एक सिलेक्शन हो। ये बच्चे जो हैं जिनको जिस तरीके की जो मेरी ज़रूरत पड़े, जहाँ पर पड़े, एज अ टीचर भी मैं आपके साथ हूँ, एज अ मेंटोर भी मैं आपके साथ हूँ जो आपको गाइडेंस देगा, और एज अ बड़े भाई मोटिवेशन के तौर पर भी मैं आपके साथ हूँ। किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होने देंगे। हौसला आपके अंदर है तो मेरे भाई मंजिल तक आपको पहुँचा के रहेंगे, इतना समझ लीजिए। तो मेहनत करते रहिए अच्छे तरीके से। और मॉक टेस्ट जो है, फिलहाल मैं आज के सेशन में मेरी तरफ से जो गाइडेंस रहेगा वो ये रहेगा कि अगर किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है तो वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दे टाइमर लगा के। और अगर किसी के पास मेरी मेंस वाली बुक है जो मैंने मुक निकाली है, CHSL या CGL मेंस वाली जो बुक है, उसको अगर दे सकते हो टाइमर लगा के मैथ्स के लिए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उस पूरी किताब को ख़त्म कर दो। प्री में 50 में 50, मेंस में 90 में 90 फिक्स है मेरे भाई। ठीक है, तो इतना मेहनत करो तरीके से यहाँ पे अच्छे से। बाकी मिलेंगे हम लोग आराम से कल। और आज का सेशन कैसा लगा उसका वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, अच्छे तरीके से बताना कि सेशन कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं। प्रिंटेबल PDF हम अपने टेलीग्राम्स पर अपलोड कर देंगे, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन, दोनों टेलीग्राम पर मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी बच्चे को भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सबसे ज़बरदस्त बैच है आपके पास, वो है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। कंप्लीट मैथ मैंने इस बैच में पढ़ा रखा है 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अगर अभी आप देखेंगे तो जो ऑल इंडिया रैंक 27 आए थे अभी आपके जो ऑफलाइन में जो मिठाई उठाई लेके आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी एक बात बोली कि सर मैंने यहीं बैच लिया था, यहीं से मैंने पढ़ाई की थी, और बाद में मैंने अपने भाई को भी शेयर कर दिया, क्योंकि मैं बच्चे को हमेशा कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा देने की सोचता हूँ। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी मैंने दे दी। मैंने कहा कभी भी यार ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जो है यहाँ पर उसको 2 बार मेरी बैच लेने की आवश्यकता पड़ जाए। तो इसीलिए जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कोई बैच मिलता है जिसमें आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल शून्य से लेकर हीरो लेवल तक। ठीक है, ये कहाँ से होगा? तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और ये इसके इंक्वायरी नंबर है। और बाकी हमारा लाइव बैच भी डेली चल रहा है। जो बच्चा रोज़ लाइव पढ़ना चाह रहा है, आराम से मेरे भाई RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और मेरी लाइव क्लास चलती है शाम को, और उसमें जो है आप डेली लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चैंपियंस 8.2 बैच है, नया बैच आया है। जनरली बैच आता नहीं, हर 2-2.5 महीने पे एक बैच आता है मेरा, क्योंकि जब तक कोई टॉपिक कंप्लीट ना हो तब तक मैं बैच निकालता नहीं हूँ। तो अभी ये रिसेंट में बैच है, आप इससे पढ़ सकते हैं मेरे भाई, ज़्यादा बेनिफिट है। मैथ स्पेशल लेने से बेहतर है मैं बोलूँगा कॉम्बो लेना, इसमें चारों सब्जेक्ट के स्पेशल मिल जाएंगे, और 3600 के बजाय मेरे भाई 2500 में डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है, रीजनिंग स्पेशल ज़बरदस्त विक्रमजीत सर आपको पढ़ाते हैं और रीजनिंग से मोहब्बत करा देंगे। प्रशांत सर जैसा कोई अपडेटेड कंटेंट आपको दे नहीं सकता है राइट नाउ, जितना इंग्लिश में ये अपडेटेड कंटेंट आपको दे रहे हैं, मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मेहनत करिए अच्छे से भाई। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। प्यार भरा जो है अपना कमेंट दे वीडियो में, और अपना लाइक दे। ध्यान रखें अपना भी, उनका भी, घर वालों का भी। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।